वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम लोग इन्वायरमेंट का प्रैक्टिस सीरीज़ 1 कर रहे हैं और इसमें हम लोग पेपर 1 का जो आपका 50 मार्क्स वाला जो पेपर होगा जूनियर के लिए, उसमें जो टॉपिक आपका दिया है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, ठीक है, इससे संबंधित सामान्य विषय। तो इस टॉपिक से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को करेंगे। इसके बाद आपका अगला भी जो है एक वीडियो आएगा जिसमें आपका जैव विविधता और जो है आपका जलवायु परिवर्तन कराया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इस टॉपिक से। पर्यावरण का निर्माण होता है जैविक घटकों से, अजैविक घटकों से, भू आकृतिक घटकों से या फिर उपर्युक्त सभी। तो जो आपका पर्यावरण का निर्माण होता है ये होता है उपर्युक्त सभी से, यानी कि आपका जैविक घटक भी शामिल होते हैं, अजैविक घटक भी शामिल होते हैं और भू आकृतिक घटक भी शामिल होते हैं। ठीक है, तो पर्यावरण क्या होता है? एक ऐसा आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हो एवं इस वातावरण में जैविक और अजैविक घटक भी शामिल हों। ओके, तो ये आपका पर्यावरण का निर्माण इन सभी से होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है। ध्यान रखिएगा, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको हमेशा 1972 याद होता है, जो कि आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम नहीं पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जो कि आप सब जानते हैं। इसको आपको याद रखना है, 1986 में आया था आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ठीक है ना? तो 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। इसके अलावा एक पॉइंट आप जरूर याद रखना कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को आपका छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है और यह 1986 में, ठीक, अगर 1972 आपको याद है तो वो आपका वन्य जीव संरक्षण याद है। ओके, अगला है आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी है आपका। इसको जो है आपका भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया? एनजीटी की स्थापना कब की गई? 2005 में, 8 में, 10 में या फिर 12 में? तो एनजीटी जो था इसकी स्थापना की गई थी आपका 2010 में। और ये एनजीटी होता क्या है? तो एनजीटी होता है जो आपका पर्यावरण से संबंधित जो आपके मामले होते हैं उनका निपटारा करने के लिए एक ये ट्रिब्यूनल बनाया गया है। तो ठीक है, और 2010 में इसकी स्थापना की गई थी और इसमें जो है वर्तमान के अध्यक्ष आपसे पूछे जाते हैं। अधिकतर एग्जाम्स में आपके एनजीटी के अध्यक्ष जरूर पूछ लिए जाते हैं। तो एनजीटी के अध्यक्ष आप ध्यान रखना कौन है? जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, वर्तमान में यही अध्यक्ष हैं। तो इनका नाम आप याद रखना। और 2010 में एनजीटी की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों के लिए भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, तो क्या दिया जाता है? कौन सा जो है एक ब्रांड नाम दिया जाता है पर्यावरण अनुकूल उत्पादों के लिए? एग मार्क, इको मार्क, आईएसआई मार्क या फिर वाटर मार्क? तो ये आपका एग मार्क भी मिलता है, आईएसआई मार्क भी मिलता है। और लेकिन आपका जो पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद होते हैं उनके लिए क्या होता है? तो उनके लिए आपका इको मार्क होता है। ठीक है, तो इको मार्क आपके पर्यावरण के जो अनुकूल उत्पाद होंगे उनके लिए जो है आपका इको मार्क दिया जाता है भारतीय सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 15 जून है, 5 जुलाई, 5 अगस्त या फिर 5 जून को। तो आप सबको ये वाला डेट तो ज़रूर ही पता होगा, 5 जून को। लेकिन इसमें जो आपको पॉइंट्स याद रखने हैं वो आपको ये याद रखने हैं कि जो आपका इसकी थीम क्या थी। ठीक है, तो इसकी थीम थी री इमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर। ओके, और इस बार का मेज़बान देश कौन था आपका 2021 में? ठीक, 2021 में आपका इसकी थीम आपने देख ली, री इमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर। और 2021 में इसका मेज़बान देश था पाकिस्तान। ओके, भारत ने जो है इसकी मेज़बानी कब की थी? तो याद रखना आप लोग, 2018 में भारत ने मेज़बानी की थी। और उसमें जो है जो इसका थीम था वो था आपका बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक, तो 2018 में पर्यावरण दिवस की मेज़बानी भारत ने की थी, ये भी आप याद रखेंगे। इसका जो थीम था वो था आपका बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका लेटेस्ट वाला होता है। तो लेटेस्ट वाला आपका जो है री इमेजिन, रिक्रिएट और रीस्टोर है, जो कि पाकिस्तान के द्वारा मेज़बान किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं हम लोग। तो निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है ये आपको बताना है। पारिस्थितिकी जो है इसको शब्द किसने सबसे पहले प्रयोग किया था? अर्नेस्ट हैकल, ये आपका सही है। पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है, ये आपका इकोलॉजी होता है। पारिस्थितिकी तंत्र अगर आ गया तो इकोसिस्टम हो जाता है। ओके, तो इसका जो है इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो वो थे आपके एजी ट्रांसले। और भारतीय पारिस्थितिकी के पिता किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपके रामदेव मिश्र को। और जैव विविधता के जनक किसको कहा जाता है? तो ये आपके डब्ल्यू सी रोजन। तो इसमें मैंने एक भी आंसर गलत नहीं लिखा था, ये सारे के सारे आपके सही हैं।
तो इसको आप सारा याद कर लीजिएगा, कोई एक आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ओके, तो इन सभी में से कोई एक आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो ये चारों आप लोग क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेके याद कर लेंगे। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी पर सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्न में से कौन है? तो सबसे वृहद पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पूछा जा रहा है। जलमंडल है, जीवोम है, स्थल मंडल है या फिर जैव मंडल। तो देखिए जल, स्थल, वायुमंडल इन सब से मिल के जो बनता है वो बनता है आपका जैव मंडल। ठीक है, तो आपका जो सबसे वृहद पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो आपका क्या हो जाएगा, जैव मंडल। ओके, तो याद रखना जैव मंडल की। ठीक, सबसे वृहद पारिस्थितिकी तंत्र आपका जैव मंडल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से क्या पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम के विषय में क्या सही नहीं है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन जब भी पढ़ा करिए तो आप लोग ध्यान से एग्जाम में पढ़ा करेंगे, तब आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे, नहीं तो आप लोग सिंपल क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं। यह जैविक और अजैविक दोनों घटकों से युक्त होता है, क्या ये सही है? तो ये तो आपका सही हो गया। इसकी स्वयं की उत्पादकता होती, तो इसकी स्वयं की उत्पादकता होती, ये भी आपका सही हो गया। यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, तो इकोसिस्टम तो एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र है ही है, लेकिन ये आपका जो लिखा है कि यह एक बंद तंत्र होता है, यही आपका गलत है। और इसमें से यही पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, तो यही सही नहीं है, तो यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये एक बंद तंत्र नहीं होता, जब बल्कि ये एक क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है। ओके, तो पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है क्योंकि इसमें ऊर्जा एवं पदार्थों का लगातार इनपुट और आउटपुट, यानी कि उसमें जो है ऊर्जा और पदार्थ इनपुट होते हैं और फिर आउटपुट भी होते रहते हैं, इसीलिए ये आपका क्या है, एक खुला तंत्र है, पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, इसके अलावा और तीनों पॉइंट आपके सही थे। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र पूछा गया है। अभी आपको बताया गया ऊपर कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या होते हैं, प्राकृतिक तंत्र होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको क्या पूछा गया, कृत्रिम कौन सा है? तो वन तो आपके क्या होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, घास के मैदान भी आपके प्राकृतिक होते हैं, झील भी आपके प्राकृतिक होते हैं, लेकिन जो आपका खेत होता है, तो खेत हो गया, तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र होता है। ठीक है, खेत आप किसी ज़मीन को जो है अपना बनाने के बाद उसको खेत को तैयार करते हो, ठीक है ना। बाकी और सभी चीज़ें आपकी क्या हैं, ये सभी आपका पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, वन हो गया, झील हो गया, घास का मैदान, ये सब प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र हैं, जबकि खेत हो गया, अगर बगीचा हो गया, क्योंकि बगीचे भी लगाए जाते हैं, ठीक है ना, तो बगीचे हो गए, ये सब क्या होते हैं, मानव निर्मित कृत्रिम परितंत्र होते हैं। ठीक, तो बगीचे को आप लोग ये मत समझ लेना कि प्राकृतिक रूप से, बगीचे तो लगाए जाते हैं ना, वन जो है वो प्राकृतिक रूप से उगते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका सबसे अधिक स्थिर और विशालतम परितंत्र है। तो सबसे अधिक स्थिर और विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र पूछा गया है, तो सागर है, वन है, पर्वत है या मरुस्थल है। तो ये वाला एक क्वेश्चन अधिकतर पूछ ही लिया जाता है, महासागरीय जीवोम या फिर इस तरह से करके पूछा जाता है। तो आप लोग याद रखना कि जो आपका सागर का होता है वो सबसे अधिक स्थिर जो है पारिस्थितिकी तंत्र होता है, और वो सबसे अधिक विशाल पारिस्थितिक तंत्र होता है। तो ये क्वेश्चन अलग अलग भी पूछ लिया जाता है कि सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र कौन है, तब भी आपका आंसर सागर ही होगा, और सबसे विशाल पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, तब भी आपका आंसर क्या होगा, सागर होगा। ठीक है, तो सागर जो है ये विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है, और यह सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। इसके अलावा भी जो है, क्योंकि जो है पृथ्वी का सर्वाधिक क्षेत्रफल मतलब 71% भाग पर क्या है, तो वो आपका जल ही तो है। ठीक, तो आपका जो आपका पूरा वर्ल्ड है उसमें 71% भाग पे जल है, 29% पे क्या है, स्थल है। तो इसीलिए जो है आपके सबसे विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा हो जाएगा, तो वो आपका सागर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का सबसे प्रमुख कारण कौन सा है? तो पारिस्थितिकी असंतुलन जो हो जाता है उसका जो मुख्य कारण आपसे पूछा जा रहा है, वनोन्मूलन यानी कि वनों को काटना, वनारोपण यानी कि वनों को लगाना, सामाजिक वनिकी या फिर मरुस्थलीकरण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, पारिस्थितिकी असंतुलन पूछा जा रहा है, संतुलन नहीं पूछा जा रहा है, असंतुलन पूछा जा रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वनोन्मूलन यानी कि वनों की कटाई। तो वनोन्मूलन का मतलब होता है कि वनों की कटाई। और देखिए भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का जो मूल कारण है वो आपका वनोन्मूलन यानी कि वनों की कटाई आपका मुख्य कारण होता है, वो आपसे पूछा गया है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला देखिए,
पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक संगठन नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपसे अधिकतर जरूर पूछ लिया जाता है, कौन सा आपका जैविक है, कौन सा अजैविक होता है। तो इसको आप ध्यान से देख के जाइएगा। ये क्वेश्चन जो है मुझे क्या मतलब हर बार हर एग्जाम में ही आ जाता है, तो इस बार भी ये जरूर आएगा। तो जैविक और अजैविक आप ध्यान रखिएगा। तो ये अभी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएगा ये। तो इसमें आपका जैविक संगठन नहीं है पूछा है, कौन सा नहीं है। तो वनस्पति एक जैविक संगठन है, जीवाणु भी है और मानव भी है, लेकिन आपका ये जो आपका वायु है ये आपका जैविक संगठन नहीं है, ठीक है ना। जिनमें जीवन आपका नहीं है, ठीक है ना, वो आपके जैविक संगठन नहीं होंगे। तो जैविक संगठन कौन कौन से हैं ये आप ध्यान से देख लीजिए। वनस्पति हो गए, जीव जंतु हो गए, जीवाणु हो गए, तो ये सब आपके क्या होते हैं, ये सभी आपके जैविक संगठन होते हैं। जबकि अजैविक संगठन यानी कि जिसमें जो है आपका जीवन नहीं है, वो आपके कौन कौन से हैं, जैसे प्रकाश, वायु, जल, तापमान, ये सब क्या है, ये सभी आपके अजैविक संगठन हैं, ठीक है। तो जैविक अजैविक को आप ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का ही है, इसको तो कोई नहीं रोक सकता। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है। तो यहाँ पे लिखिए, आपको लिखा है जैविक घटकों में। तो आप सब जानते हैं ये गाय भी जैविक घटक है, मोर भी जैविक घटक है, बाघ भी जैविक घटक है और आपके पौधे भी जैविक घटक हैं, ठीक है ना। तो इनमें आपको कौन उत्पादक घटक पूछा है। तो उत्पादक घटक कौन सा होगा, कौन उत्पादक का मतलब कौन अपना भोजन स्वयं से बनाता है। तो गाय नहीं बनाती, मोर भी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, बाघ भी नहीं बनाता। हरे पौधे आप सब जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके ये अपना भोजन बनाते हैं। तो ये आपके उत्पादक हो गए। तो उत्पादक वो होता है जो अपना भोजन स्वयं निर्माण करता है, ठीक है। तो पौधे जो हैं जैविक घटकों में से हरे पौधे उत्पादक घटक, यानी कि जो आपका ये इसको जो आपका उत्पादक होता है उसको प्राथमिक पोषक स्तर कहा जाता है, ठीक है। ये आपका स्टार्टिंग स्तर होता है प्राथमिक, उसके बाद द्वितीयक होता है, फिर तृतीयक होता है, ठीक है। उत्पादक जो होते हैं ये जैविक और अजैविक घटकों के मध्य बिचौलिए का कार्य करते हैं। यानी कि इसको खा कर के जो आपके क्या होता है कि जो जैविक घटक और अजैविक घटकों के मध्य बिचौलिए का कार्य करते हैं, कौन करता है ये आपके उत्पादक होते हैं, ठीक है ना। और ये आपके हरे पौधे जो हैं यही आपके उत्पादक घटक हैं, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण कर रहा है। तो खाद्य श्रृंखला का निर्माण कौन कर रहा है, घास, गेहूं, आम, यानी कि घास को क्या गेहूं खाएगी, नहीं जी नहीं, ये गवाला गलत है आपका। ओके, खाद्य श्रृंखला मतलब एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जो आपका वो आपका भोजन जो है ग्रहण किया जाता है उसकी बात हो रही है। तो घास को बकरा खाता है, ये तो सही है, बकरे को आदमी खा जाता है, ये भी सही है। तो ये आपके खाद्य श्रृंखला का निर्माण कर रहा है, ठीक है ना। तो इसी तरह से आप जो है देखेंगे कि क्या जो है यहाँ से पहले से दूसरे वाले में जा रहा है, फिर दूसरे से तीसरे वाले में जा रहा है, ठीक है ना। बकरा से कौवा, कौवा से हाथी, ये गलत है। घास से मछली, घास तो मछली नहीं खाती, तो ये वाला भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो गया, ठीक है। तो इसमें जो है क्या होता है, इसमें जो घास है ये क्या है, ये आपका प्राथमिक उत्पादक है, यानी ये अपना भोजन स्वयं बना रहा है। उसके बाद बकरा क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता वो होता है जो कि उत्पादक को खा करके अपना भोजन ग्रहण करता है। तो बकरा क्या करता है, घास को खा करके अपना भोजन ग्रहण करता है, ठीक है। उसके बाद आदमी क्या है, तो आदमी द्वितीयक उपभोक्ता है। द्वितीयक उपभोक्ता कौन होता है, जो प्राथमिक उपभोक्ता को खा करके अपना भोजन ग्रहण करता है, ठीक है। तो ये आदमी जो है ये बकरे को खा के अपना भोजन ग्रहण कर रहा है, तो ये आपका द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। तो ये प्राथमिक उत्पादक, उसके बाद आपका प्राथमिक उपभोक्ता, फिर उसके बाद आपका क्या हो गया, द्वितीयक उपभोक्ता, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में मानव क्या होता है, एक उत्पादक, केवल प्राथमिक उपभोक्ता, केवल द्वितीयक उपभोक्ता, या फिर प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, इसका सही आंसर हो गया प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता। क्योंकि जो आपका मनुष्य है वो साग सब्जियां भी खाता है और आपके मांस को भी खाता है, ठीक है ना। तो वो प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों में आ जाता है। ओके, तो मानव साग सब्जियां और मांस दोनों प्रकार का आहार ग्रहण करता है, इसीलिए मानव जो है प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों श्रेणी में आता है। पारिस्थितिक तंत्र का में उच्चतम पोषण स्तर आपसे पूछा गया है। तो देखिए अभी आपको पोषण स्तर यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो शाकाहारी है, मांसाहारी है, सर्वाहारी है, या फिर अपघटक। तो उच्चतम जो पोषण स्तर होता है वो होता है आपका सर्वाहारी, ठीक है ना। जो आपके साग सब्जियों और क्या करते हैं मांस सबको खा जाता है, वो आपका सर्वाहारी होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से आप देखेंगे,
सबसे पहले तो होता है उत्पादक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसके बाद आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, ये आपके शाकाहारी होते हैं, ठीक है ना। और ये क्या होते हैं, ये उत्पादकों को खा करके अपना भोजन ग्रहण करते हैं। फिर आते हैं द्वितीयक उपभोक्ता जो कि आपके मांसाहारी होते हैं, ये क्या करते हैं, ये प्राथमिक उपभोक्ता को खा करके अपना भोजन ग्रहण करते हैं। फिर आता है आपके अंतिम उपभोक्ता जिनको सर्वाहारी कहते हैं, ये आपके द्वितीयक उपभोक्ता, ठीक है। अंतिम उपभोक्ता हैं, ये आपके प्राथमिक उपभोक्ता को भी खाते हैं और आपके उत्पादक को भी खाते हैं, ठीक है ना। तो इनको खाकर क्या क्या करते हैं, ये आपके सर्वाहारी होते हैं, ये सभी को खा जाते हैं। ओके, तो ये आप याद रखना। ओके, नेक्स्ट है आपका 17 नंबर का क्वेश्चन, 10% का नियम किससे संबंधित है। तो 10% का नियम ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। इसको आप ध्यान से रखिएगा, ध्यान से याद रखिएगा कि 10% का जो नियम होता है वो ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में पहुंचना होता है, ठीक है ना। तो ऊर्जा का, ठीक है, याद रखना, ऊर्जा का, ऊष्मा का नहीं, ये ऊष्मा यहाँ पे दिया है, ये आपका गलत है। ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में पहुंचना, यानी कि जब देखिए घास थे आपके उत्पादक, उसको आपके प्राथमिक उपभोक्ता ने खा लिया तो ऊर्जा यहाँ पे ट्रांसफर हो गई ना। फिर उसके बाद अगला जो है द्वितीयक उपभोक्ता ने प्राथमिक को खा लिया तो ऊर्जा यहाँ पे ट्रांसफर हो गई। फिर सर्वाहारी ने खा लिया तो क्या हुआ, ऊर्जा यहाँ पे ट्रांसफर हो गई। तो इसी को जो है 10% का नियम है जिसमें 10% ऊर्जा का ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में, यानी कि आपका उत्पादक, अगर आपका घास था, ठीक है, 10 किलो अगर घास जो है बकरी ने खाया तो उसके पास ऊर्जा कितनी पहुंची, लगभग 1 किलो, ठीक है ना। उसका केवल 10% पहुंचता है। ओके, ये नियम है, ठीक है, समझ में आया। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का क्या होता है, केवल 10% भाग का स्थानांतरण होता है। और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको याद रखना है कि जो ये ऊर्जा का प्रवाह है ये एक ही दिशा में होता है, यानी कि ये आपका प्राथमिक जो है, ये आपका उत्पादक था, इसको जो है इसने खाया प्राथमिक उपभोक्ता ने, ठीक है। उसके बाद इसको जो है आपके द्वितीयक उपभोक्ता ने खा लिया, तो ये ऊर्जा का जो स्थानांतरण है ना वो इधर से इधर ही हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसको जो है इसने खा लिया और ऊर्जा इसको मिल गई, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है ना। तो ये ऊर्जा का जो आपका प्रवाह है ये एक ही दिशा में होता है और एक से दूसरे में केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में जाने पर क्या होता है। तो देखिए पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में जाने पर क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, स्थिर रहेगा, बढ़ सकती है या घट सकती है। तो अभी आपको बताया गया कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जब जा रहा था तो केवल क्या हो रहा था, 10% ऊर्जा ही ट्रांसफर हो रही थी, ठीक है। इसी वजह से जब 10 अब आपका यहाँ पे 10 किलो था, ठीक है, इसको इसने खाया तो इसको कितना मिला, केवल इसका 10%, यानी कि 1 किलो ऊर्जा। आप मतलब इस तरह से आप समझ लीजिए, एक किलो आपको समझ लीजिए, ठीक है। तो 10 का 10% आपका एक, तो दूसरे वाले में एक गया, उसके बाद इसमें जब आएंगे तो उसका 1/10 हो जाएगा, ठीक है ना, 1/10 हो जाएगा, यानी कि 0.01 पर 0.1 kg आपका गया। तो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये कम हो रहा है, ठीक है ना, ऊर्जा की मात्रा क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इसीलिए आपको ये बताया गया कि ये घटती है, ठीक। तो ये आपको ध्यान में समझ में आ गया होगा कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाने पर भोज्य पदार्थों की जो आपकी ऊर्जा में होती है ये कमी आती है, जबकि पोषण स्तरों की ऊर्जा में वृद्धि होती है। अब इसका क्या मतलब है कि पोषण स्तरों की ऊर्जा में वृद्धि होती है, तो अगर पोषण स्तरों की ऊर्जा पूछी जाएगी तो वो बढ़ेगी। देखिए इसके पास पहले अभी कुछ नहीं था, 10 खाया, इसको 10 खाया तो इसको 1 मिल गया, ठीक है। अभी मान लो इसके पास कुछ नहीं है, जब इसको 1 खाया तो इसको 0.1 मिल गया, तो इस पोषण स्तर की ऊर्जा तो घट गई, लेकिन जो भोजन की ऊर्जा थी, भोजन की ऊर्जा 10 थी, अब वो 1 हो गई, तो वो कम हो गई, 1 से और कम हो गई, ठीक है ना। तो भोजन की ऊर्जा, भोज्य पदार्थों की ऊर्जा कम हो रही है, लेकिन जो उसको खा रहा है उस पोषण स्तर की ऊर्जा बढ़ रही है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस वृक्ष को पर्यावरणीय संकट माना जाता है। तो इसका आंसर आप सबको पता होना चाहिए कि पर्यावरणीय संकट किस वृक्ष को माना जाता है, वो माना जाता है यूकेलिप्टिस को। ओके, तो यूकेलिप्टिस को जो है पर्यावरण संकट माना जाता है, क्योंकि जो है ये जिस स्थान पे लगाया जाता है वहाँ का जो जल स्तर है वो काफ़ी नीचे चला जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र में जो आपका तत्वों का चक्रण होता है उसको क्या कहते हैं, रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र या फिर भू रासायनिक चक्र। तो देखिए काफ़ी क्लोज आंसर्स हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि जो आपका तत्वों का चक्रण होता है, यानी कि जैविक से अजैविक में, अजैविक से जैविक में,
उसको जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। तो ये नाम आप याद रखना, ठीक है। तत्वों का चक्रण क्या होता है? जैव भू रासायनिक चक्र होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, पारिस्थितिक तंत्र में अजैविक तत्वों के जैविक प्रावस्था में परिवर्तन और जैविक तत्वों के अजैविक में पुनर्आगमन, यानी कि पहले आपका जैविक से अजैविक में गया था, फिर अजैविक से आपका जैविक में आ गया, ठीक है ना। अजैविक रूप में पुनर्आगमन जो है, इसी को जो है भू रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। तो ये आपका जैव भू रासायनिक चक्र है, केवल भू रासायनिक चक्र मत याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आप गलत कर जाएंगे। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 21 आता है। इसमें जो है 2-3 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है। इसको मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है, बस आप इसको ध्यान रखेंगे कि जो घास का मैदान होता है वो जीव संख्या के आधार पर इसका पिरामिड कैसा बनता है। ये पिरामिड वाले क्वेश्चन आपसे जरूर पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखना इसको। इसका सीधा पिरामिड बनता है जीव संख्या के आधार पर। घास का मैदान, यानी कि घास के मैदान देखिए संख्या में तो बहुत हैं घास, ठीक है ना। उसके बाद उस घास को खाने वाले जो है जेब्रा कम है, फिर उस जेब्रा को खाने वाले जो है शेर कम है, ठीक है। तो ये आपका ज़्यादा से कम की ओर जाता है, ठीक। तो ये आपका संख्या के आधार पे पूछा है। देखिए आपको जब भी दिया होगा कोई भी पिरामिड बताने के लिए, तो आपको संख्या के आधार पे या फिर भार के आधार पे पूछा गया होगा। तो जीव संख्या के आधार पे जो घास का पिरामिड बनेगा वो आपका सीधा बनेगा। अब देखिए वृक्ष का जो पिरामिड बनेगा जीव संख्या के आधार पर, वो कैसा बनेगा? वो बनेगा उल्टा। और क्यों बनेगा उल्टा? क्योंकि पेड़ तो आपका एक है, उस पेड़ पर आकर बैठने वाले जो आपके पक्षी हैं, ठीक है, वो उससे ज़्यादा हैं। और एक एक पक्षियों पर ढेर सारे कीड़े मकोड़े भी लगे होते हैं, ठीक है ना। तो वो आपके उससे भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो संख्या जो है यहाँ पे बढ़ रही है, ठीक। पहले आपका पेड़ से आपके स्टार्ट हुआ, पेड़ एक ही था, उसके बाद और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा। तो ये आपका उल्टा पिरामिड बनता है यहाँ पे, ओके। तो ये आपको पिछला वाला और ये वाला भी समझ में आया होगा। एक और आप ध्यान से देख लीजिए, इन तीनों में से आपको कोई एक एग्जाम में मिल जाएगा। तालाब का जो है जीव भार के हिसाब से कैसा बनेगा? ये आपका उल्टा पिरामिड बनेगा। क्यों? तालाब में देखिए प्लैंकटन्स आपका, अब यहाँ पे जीव भार की बात हो रही है, भार की बात हो रही है, ओके। तो आपके जो प्लैंकटन्स होते हैं जिनको मछलियाँ खाती हैं, ठीक है, उनका भार जो है क्या होगा? औसत भार होता है उनका कम होता है, ठीक है ना। उसके बाद आपकी छोटी मछलियाँ जो उनको खाती हैं वो आती हैं, तो उनका भी औसत भार उससे, इस प्लैंकटन से ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद आपकी बड़ी मछलियाँ आती हैं जो कि इन मछलियों को भी खाती हैं, तो इनका जो औसत भार होगा, यहाँ पे जीव भार की बात हो रही है, संख्या की बात नहीं हो रही, याद रखिए। अगर संख्या की बात की जाती तो संख्या में प्लैंकटन्स ज़्यादा होते, ठीक है ना। तो ये सीधा पिरामिड बन जाता, ठीक है। प्लैंकटन्स आपके नीचे हो जाते हैं, उसके बाद छोटी मछलियाँ, फिर बड़ी मछलियाँ, ठीक। लेकिन यहाँ पे भार पूछा जा रहा है, तो ये आपका उल्टा पिरामिड बनता है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे देखिए एक और पॉइंट है कि अगर आपसे संचित ऊर्जा के आधार पर पूछ लिया जाए किसी भी चीज़ का, ठीक है, तालाब का हो गया, उसका घास का हो गया, किसी भी चीज़ का अगर आपसे पूछ लिया, जैसे यहाँ पे जीव भार के हिसाब से पूछा जा रहा था, संचित ऊर्जा के आधार पे अगर पूछा जाएगा तो पिरामिड सदैव सीधा ही बनेगा। किसी भी चीज़ का होगा संचित ऊर्जा के आधार पर सदैव सीधा पिरामिड बनेगा, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो आप क्या करेंगे, वीडियो को आपके अपने और दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे जो कि इसकी तैयारी कर रहे हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ओके। इसका अगला पार्ट जो है आ जाएगा आपका कल ही, ओके।